हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में मैंने अभी भी है ना पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म कराया था, ठीक है। लेकिन आज हम जिसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। यानी कि आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लाइन की इक्वेशंस की। यानी कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। लाइन की इक्वेशंस है ना 9th क्लास से शुरू हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि लीनियर इक्वेशन की शुरुआत 9th क्लास में हो गई थी, उसका बेसिक कंसेप्ट। और 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि लाइन की दो इक्वेशंस। आई बात समझ में, कैसे करेंगे कैसे होगा उसके बारे में बात करते रहेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी रहती है मेरी किसी वीडियो को लेके या फिर किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में या फिर असाइनमेंट वगैरह, तो उसके नोट्स, ठीक है, यानी कि उसकी फोटोज वगैरह मैं इंस्टा पे अपलोड करता रहता हूं। तो मेरी इंस्टा की आईडी, टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरी वेबसाइट जहां पे मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, वो तीनों का लिंक आपको कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां भी आप जरूर विजिट करना अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो। आई बात समझ में, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो किसके ऊपर है, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हम इस प्लेलिस्ट को मेंटेन करने वाले हैं जो चैप्टर 3 के लिए बनाऊंगा मैं 10th क्लास के, ठीक है, उसके ऊपर सारी बात होगी इस सिंगल वीडियो में। आई बात समझ में, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी उड़ाएंगे जो हमने 9th में सीखे थे। आई बात समझ में, तो चलो फिर शुरू करते हैं लाइन की इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास का, ठीक है। अब बात है लाइन की इक्वेशंस होती किस फॉर्म में है। तो मैंने लाइन की इक्वेशन के लिए क्या लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। हर एक इक्वेशंस का ना अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो क्या होता है, लाइन की इक्वेशन का ये रहा, जहां पे ax प्लस by प्लस c बराबर किसके होता है, 0 के। इसका मतलब ax प्लस by प्लस c 0 के बराबर होगा, जहां पे हम a, b 0 नहीं रख सकते। मतलब a और b और c की वैल्यू आप जो मर्जी वो रख लो। क्यों, क्योंकि a b c क्या है, एज अ कांस्टेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। और x और y क्या है यहाँ पे, टू वेरिएबल्स, जिसके हमने ऊपर बात की थी, लाइन की इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आई बात समझ में। तो a b c की जगह आपका जो मन करे आप वो रख लेना, लेकिन कांस्टेंट में कभी भी a और b को 0 मत करना। क्यों, अगर a और b 0 हो गए, मान लो सपोज करो a 0 हो गया, तो 0 गुणा में x वाली चीज भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 गुणा में y, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो भाई मैं दोनों वेरिएबल्स को ही खत्म कर दूंगा। तो कहां से बनेगी ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आई मेरी बात समझ में। तो भाई a और b की जगह 0 मत रख देना, वरना सवाल का वहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहना ये चाह रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। और ध्यान रखना कांस्टेंट का c ये रहा, और c जब होता है जब वो इस तरफ हो। अगर वो इस तरफ लिखा होता ना तो वो c नहीं मानते, उसको पहले इस तरफ लेके आते तब वो c माना जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे भी यूज करने वाले हैं लाइन की इक्वेशंस को, ठीक है। तो ये कुछ लाइन की बात तो कर ली। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन लेते हैं, हमने एक इक्वेशन ली, वो भी क्या, x प्लस y बराबर है 4 के। ये भी क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा भैया, देखो a कौन होता है, जो x के मल्टीप्लाई में है। तो x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। y क्या होगा, जो b कौन होगा, जो y के मल्टीप्लाई में है, वो भी कितना हो गया 1। और c माइनस का 4 मत बोल देना, पहले इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। 4 यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर है 0 के। तभी हमारा क्या माना जाएगा, c माना जाएगा। तो a b c भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा अब जो बात करनी है वो किसके ऊपर बात करनी है, सॉल्यूशंस के ऊपर, कि भाई इनके सॉल्यूशन कैसे दिखते हैं हम। आई बात समझ में। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की ऐसी वैल्यू जिन्हें मैं लाइन की इक्वेशंस में रखूं और दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए किसके, RHS के, यानी कि राइट हैंड साइड के। यानी कि ये वाली चीज इसके बराबर आ जाए। तो x और y की ऐसी वैल्यूज जहां पे दोनों ही साइड इक्वल हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। जैसे एग्जांपल देता हूं, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, जैसे मैं लिख सकता हूं x2 और y2, यानी कि 2,2, ये भी क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। क्यों, जैसे ही मैं x की जगह 2 रखूंगा और y की जगह भी 2 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। ऐसे ही और भी लिख के दिखाते हैं, x की जगह रखा मैंने 1, y की जगह रखा मैंने 3, तो 1 + 3 वो भी क्या हो जाएगा
4, या फिर मैंने x की जगह रखा 0, y की जगह रखा 4, तो भी क्या हो जाएगा 0 + 4 4, या फिर मैं रखूं x की जगह 4, y की जगह 0, तब भी क्या आएगा 4, या फिर मैं x की जगह रखूं -1, y की जगह रखूं 5, बेटे -1 + 5 जब यहां रखूंगा तो प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4, तब भी 4 ही आएगा, या फिर मैं रखूं x की जगह -2, y की जगह रखूं 6, तब भी क्या आएगा 4 आएगा, -2 + का 6, तो प्लस माइनस 6 जमा 2 कितने हो जाए, 6 में से 2 गए कितना बच गया 4। आई मेरी बात समझ में? तो ये सारे क्या थे सॉल्यूशंस। इसका मतलब एक सिंगल लाइन की बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। दिखाता हूं मैं एक चीज, वैसे मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मान लो ये है, ये इक्वेशन थी लाइन की, ये लाइन इस फॉर्म में है, तो इस लाइन के ऊपर कोई सा ही पॉइंट होगा तो इस लाइन की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आ सकते हैं, इनफाइनाइट। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब एक सिंगल लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशंस के जो 2 वेरिएबल में है, ध्यान रखना 2 वेरिएबल में है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे अगर सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो। आई बात समझ में? क्योंकि देखो अगर इसमें -2,6 लिखा, आप ये भी तो लिख सकते थे -3 और 7, क्योंकि प्लस माइनस 7 में से 3 के तब भी 4 आएगा, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा। आई मेरी बात समझ में? तो माइनस में भी आप एक नंबर बढ़ा सकते हो, यानी कि -4 ले लो, वहां पे 8 कर दो, -5 ले लो, वहां पे 9 कर दो, ऐसे कितने सारे सॉल्यूशन बनते रहेंगे। इसलिए एक सिंगल लाइन की इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमने ये सीखा लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। ध्यान रखना जो वेरिएबल यूज होंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y, उनकी पावर 1 और 1 होनी चाहिए। आई बात समझ में? लाइन की इक्वेशंस में वेरिएबल की पावर हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली। फिर हमने बात की सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो थे ना वो थे 9th क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10th क्लास की। 10th क्लास में हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, हमारे पास 10th क्लास में 2-2 लाइन की इक्वेशंस होंगी, यानी क्या होंगे पेयर, जोड़े। ऊपर लिखा तो हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में तो 2 लाइन की इक्वेशन। बात है 2 लाइन की इक्वेशन तुम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके ऊपर ही बात करेंगे। देखो हमारी जो 3.1 है ना वो तो पूरी की पूरी है ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर है? तो हम डिस्कस करते हैं करने क्या क्या वाले हैं 10th क्लास के हिसाब से। 3.1 में पूरी पूरी ग्राफ है, पूरा का पूरा ग्राफ है, उसे बिल्कुल आखिरी में पढ़ाऊंगा। जब प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो बनाऊंगा ना मैं, उसमें हम ग्राफ सीखेंगे सबसे आखिरी वीडियो में, ठीक है। मतलब बिल्कुल एंड में करेंगे ग्राफ वाले टॉपिक को। 3.2 का कंसेप्ट अभी खत्म होगा, ठीक है। फिर आता है 3.3। तो चलो फिर 3.2 की बात करते हैं। तो 3.2 का कंसेप्ट शुरू करते हैं। 3.2 तुम कर नहीं रहे हम, तो 3.2 में पहला कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी सिस्टम। अगर 2 लाइन होगा तो अगर 2 लाइन होंगी तो उनके क्या क्या हो सकते हैं, उनका क्या क्या कर सकते हैं हम। तो सुनो, अगर हमारे पास 2 लाइन है ना, तो जैसे कि मान लो कंसिस्टेंसी सिस्टम है, तो कंसिस्टेंसी सिस्टम में सिस्टम 2 तरह के होते हैं, या तो वो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट या फिर सिस्टम होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अब बात है भैया ये कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो चलो वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन के साथ और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो एक लाइन कैसे कैसे केस बना सकते हैं हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं अब, ठीक है। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा 2 लाइन के बीच में, फिर क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब अगर सॉल्यूशंस आए, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो तो मुझे क्या बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन ना आए, सॉल्यूशन आए ही ना, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ना आए तो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आए तो 2 केस बनेंगे, यानी कि कंसिस्टेंट के अंदर 2 केस बनेंगे, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन का, या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, या फिर क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब बात है एक सॉल्यूशन कब आता है, सुनो उसका केस समझा रहा हूं मैं आपको। तो 1 सॉल्यूशन कब आता है, जैसे मान लो एक लाइन है वो किसी दूसरी लाइन को काट रही है। जैसे देखो इसके अगर मैं अकेले इस लाइन की बात करूं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इस L1 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसे ही इस L2 के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है बहुत सारे। लेकिन एक सॉल्यूशन ये वाला आ जाए, ये वाला पॉइंट ये कॉमन है,
ये इसका सॉल्यूशन भी है और ये L2 का भी सॉल्यूशन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि भाई यूनिक है हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, यूनिक है। ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है और दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन का केस। अब ये बनता कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। सपोज करो L1 की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, a1x, ठीक है, b1y प्लस में c1 बराबर है 0 की, और ऐसे हमारे पास एक L2 की इक्वेशन है, वो क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। ऊपर है a1x b1y c1 बराबर 0 के, दूसरी क्या है a2x b2y प्लस में c2 बराबर है 0 के। तो वो करना क्या है, रेशियो चेक करने हैं, रेशियो। तो a1 अपॉन a2 इसके अपॉन में डाल दो, x वाले के अपॉन में x वाला, तो a1 अपॉन a2 अगर बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के तो c के पास जाना ही नहीं है। जैसे ही a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के, मैं समझ गया कौन सा केस है भाई, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। क्योंकि हर बार आपको लाइन ग्राफ पे थोड़ा दिखाओगे आप बना के कि भाई लाइन काट रही है नहीं काट रही है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो आप ऐसे चेक करोगे इसकी हेल्प से। अगर a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तुम क्या बोल देंगे कि उसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि वन सॉल्यूशन है, लाइन इंटरसेक्टिंग है। आई बात समझ में। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर आ जाएगा b1 अपॉन b2 के। और आ गया अगले केस में, अगला केस देखो, a1 अपॉन a2 बराबर है भाई b1 अपॉन b2 के, और जब a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के तो हम जाएंगे c के पास, और वो बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के भी, तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट। अब पता है कोइंसिडेंट ये कैसी लाइन होती है भैया, अरे कोइंसिडेंट का मतलब होता है लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, मतलब कोई सा सॉल्यूशन ले लो, ये सॉल्यूशन ले लो, ये सॉल्यूशन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, जोन सा तुम्हारा मन कर रहा है वो ले लो, वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस। तो अगर a1 अपन a2 बराबर ना है b1 अपॉन b2 के तो भाई यूनिक सॉल्यूशन, पर बराबर आ जाए तो c के पास जाएंगे, और वो बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के, तो केस क्या बनेगा, कोइंसिडेंट, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, लाइन के ऊपर से लाइन जाएगी। लेकिन a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के, तो केस कौन सा बनेगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन कैसी होगी, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होगी तो कभी मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी नहीं तो कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं आएगा तो दोनों को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। आई मेरी बात समझ में। तो उम्मीद है आपको तीनों ही कंसेप्ट आराम से समझ में आ गए होंगे, तीनों ही काफी इजी। ये था हमारा कंसिस्टेंसी सिस्टम का टॉपिक, यानी कि सॉल्यूशंस कब होते हैं, ठीक है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है। आई बात समझ में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लाइन की इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि उसका सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है, या फिर नो आएगा, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला केस है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा 3.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। 3.2 में ग्राफ के ऊपर बात भी होगी, ठीक है, 3.2 में ग्राफ के ऊपर बात भी होगी, और ये तो था ही कंसेप्ट 3.2 का कि हम लाइन को देख के पता कर सकते हैं कि लाइनें कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, या फिर नो सॉल्यूशंस। आई बात समझ में। अब 3.3 में क्या है भैया, 3.4 में क्या है, 3.5 में क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3.3 में हमारा अगला कंसेप्ट आएगा। 3.3 में क्या आएगा, अब 3.3, 3.4, 3.5 सब सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो हम उन्हें निकाल ले कैसे। इसका मतलब देखो, अगर मैनी सॉल्यूशन आएगा तो भी मैं निकालने नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई अनगिनत सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, 2 निकाल लूंगा, 3 निकाल लूंगा, 4 निकाल लूंगा, 1000 निकाल लूंगा, 5000 निकाल लूंगा, और कितने निकाल लूंगा, तो मैं समझ गया नहीं निकालने। अब तो सॉल्यूशन है ही नहीं तो फिर निकाल लूं क्या, तो इस केस में मैं सॉल्यूशन नहीं निकालने। हमें सॉल्यूशन निकालने किस केस में है, जब सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक, यानी कि जब सिर्फ क्या हो, 1 सॉल्यूशन हो। तो बात है भैया 1 सॉल्यूशन हो और निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो भाई उसी में हमारी हेल्प करने आएंगे बाकी एक्सरसाइज कंसेप्ट, यानी कि 3.3, 3.4, 3.5। हम सीखेंगे 3 मेथड। 3.3 में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। 3.4 में सीखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे इजी है और पता लग भी जाएगा आपको क्यों सबसे इजी है। और 3.5 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो फिलहाल कुछ सालों से डिलीट चल रहा है एनसीईआरटी के सिलेबस में से, फिर भी हम इसे उड़ाएंगे, इस मेथड से भी सीखेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि ये आगे क्लासेस में यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और 3.6 है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, जहां हम सीखेंगे रिड्यूसिबल।
अब इसके अलावा एक और बात, भाई देखो यही नहीं सीखना कि मैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे 3.3, 3.4, 3.5 में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्या, वो डायरेक्टली दो इक्वेशन दे देगा और क्या बोलेगा भाई सॉल्यूशन निकाल दे, तो वो थोड़ी बात है भाई, आप यूनिक सॉल्यूशन निकाल दोगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। अब बातें भी, अब वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो हमें हमारे क्वेश्चन है ना इक्वेशन वाले दो हिस्सों में बांट दिए। एक जहां पे डायरेक्ट इक्वेशन आपको पता होगी, आप सोल्व कर दोगे किसी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। और दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, पहले आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी उस प्रॉब्लम को पढ़ के और फिर आप सोल्व करोगे उसे। आई मेरी बात समझ में? उम्मीद है 3.1 मतलब जो थर्ड चैप्टर का कंसेप्ट है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे इस पेज को पूरा बनाऊंगा मैं। ठीक है, और ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, और 3.1 में कंसेप्ट कौन सा है, यानी कि हमें 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, और कंसिस्टेंसी सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो का, वो क्या होता है, और हम लाइन को देखिए कैसे पता लगाएंगे कि उससे कितने सॉल्यूशंस आएंगे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है तो कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं एक एक एग्जांपल से इस वीडियो को खत्म करता हूं। एग्जांपल लेते हैं फटाफट यूनिक सॉल्यूशन का एक एक। तो पहले यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेता हूं मैं एक। तो मान लो 2x प्लस 4y बराबर है 6 तो 3x प्लस में 8y बराबर आ गया 10 के। तो अगर आप इसे देखो तो 2/3 बराबर नहीं आया, मतलब a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 है। क्यों? ये काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा, 4 की टेबल में 8 2 पे आता है और ये तो इससे कटेगा ही नहीं। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये किसका केस बना? यूनिक सॉल्यूशन का। आई बात समझ में? अगर मुझे अब केस बनाना है किसका? इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन का। तो मैं काम कर लेता हूँ, एक इक्वेशन लिखी मैंने 2x प्लस 3y बराबर है 4 के, दूसरी लिख ली मैंने 4x प्लस में 6y बराबर है 8 के। तो अगर आप कंपेयर करो रेशियो तो 2/4, 3/6 और 4/8 काटूंगा तो ये भी 1/2। 4 की टेबल में 8 2 पे आता है, 3 की टेबल में 6 2 पे आता है और 2 की टेबल में 4 2 पे आता है। तो 1/2 1/2 1/2 ये भी क्या है हमारा? तीनों बराबर है। तो कौन सा केस बना? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। आई बात समझ में? और जब भी देख, और इनफाइनाइट चेक करने का एक तरीका और बता रहा हूं, जब भी कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन का 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, मतलब मल्टीप्लाई हो रखा हो। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी एक लाइन की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और दूसरी लाइन आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली लाइन है। इसका मतलब लाइन क्या है? कोइंसिडेंट। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। अब बातें भी है पैरेलल लाइन क्या होती है, उसके बाद तो बात कर ही ली हमने। अगर a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, बराबर ना है c1/c2 के, तो देखते हैं। तो इसका अगर मैं केस बनाऊंगा तो यहीं बना लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर है 4 के। सेम केस ले लेता हूँ, 4x प्लस में 6y, ये दोनों को सेम होने दूंगा मैं, इसको सेम नहीं होने दूंगा। 4/6 कर दिया मैंने बस। अब देखो 2/4 1/2, ठीक है, 3/6 1/2, ठीक है, पर 4/6 अगर काटूंगा दोनों 2 से कटेंगे 2/3। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, पर ये दोनों इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब केस कौन सा बना? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और इस सिंगल वीडियो में थर्ड चैप्टर को अच्छे से उड़ाएंगे, तसल्ली से उड़ाएंगे। जिसको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो ले सकता है, उतारना उतार सकता है। और भाई दूसरी बात, अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है आपको जरूर बताइए मुझे, नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3 तरह के लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, और वेबसाइट तो है ही मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। अब जिसको जो भी उतारना है उतार सकता है। ठीक है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।